वेलकम बैक क्लास 8। हम मिनरल्स एंड हमारा जो चैप्टर है वो पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल देखा था कि इंडिया में और वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कौन कौन सा मिनरल अवेलेबल है, कौन कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है। उसके बाद हमने देखा कि मिनरल रिसोर्सेज को बचाना क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद हमने देखा पावर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। कुछ कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज हैं एंड कुछ नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज हैं। उनके बारे में हमने अब पढ़ेंगे हम उसे डीपली। ठीक है, ओके। ठीक है, तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है फायरवुड। आपने देखा होगा घर में जो चूल्हे जलाते हैं वो लकड़ी का यूज करते हैं, वो कहलाती है हमारी फायरवुड। जो लकड़ी हमारे केवल जलाने के काम में आ रही है, जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखिए लकड़ी से क्या हो रहा है, फाइनली लग तो आग गिर रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, उस एनर्जी से क्या हो रहा है, सब्जी बन रही है, रोटी बन रही है, उसके अलावा पानी गर्म हो रहा है, चाय बन रही है। ये सब चीजें क्या हो रही है, उस फायर से हो रही हैं, जो एक वुड को जला करके निकाली गई है। इसलिए इसे क्या कहलाती है, फायरवुड। अब फायरवुड किस किस काम में आती है? सबसे पहले तो हीटिंग, कोई भी चीज को हीट करना, कुकिंग। गांव में तो आज भी चूल्हे पर ही रोटियां बनती हैं। ठीक है, मोर देन 50% विलेज पॉपुलेशन आज भी क्या यूज करती है, फायरवुड यूज करती है, लकड़ी से जलाती है। क्योंकि गैस तो उन्हें बहुत महंगी लगती है, जंगल से लकड़ी काटी और झट से खाना बना लिया, तो गैस की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, आप देखिए इससे फायदे क्या हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे अब हम। सबसे पहले तो विलेजर्स को इजीली अवेलेबल है, पास में गए, कोई पेड़ काटा और जला दिया, यूज कर लिया। ठीक है, इजीली अवेलेबल है। और विलेजेस में मोस्ट कॉमन फ्यूल है ये। एलपीजी तो कम ही लोग यूज करते, बस ऐसे ही रख लेते हैं, थोड़ी बहुत सुबह सुबह यूज कर ली, बाकी खाना तो इस पर ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, फॉरेस्ट एरिया खत्म हो रहा है। फॉरेस्ट एरिया पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है ना। दिक्कत तो हो ही रही है, पेड़ कटेंगे तो जंगल खत्म ही होंगे, ग्रीनरी खत्म ही होगी, किसी भी तरह से हो, चाहे बम्बूल ही काटा जा रहा हो। ठीक है, सेकेंडली मतलब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है यहाँ पे। दूसरा, इसमें से हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं। ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं, हार्मफुल गैसेस। ठीक है, और इसके पॉल्यूशन से आई प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं आंखों में। आपने सुना होगा, देखा होगा कि अगर हम चूल्हे के पास में ज्यादा देर बैठ जाते हैं तो आंखों में इरिटेशन सी होने लग जाती है।
थोड़ा सा दिक्कत करने लग जाती है वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फायरवुड। इससे हमें क्या क्या चीजें हो रही है, एक तो हीटिंग के लिए काम में ले रहे हैं, कुकिंग के लिए काम में ले रहे हैं। 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है हमारी विलेज की वो फायरवुड ही यूज करती है। एडवांटेजेस ये हैं कि गांव के लोगों को थोड़ी आसानी हो जाती है, एलपीजी यूज नहीं करनी पड़ती और इजीली अवेलेबल हो जाती है। घर के आसपास से लकड़ी काटी और जला दिया। अब डिसएडवांटेजेस क्या हो रहे हैं कि इसकी वजह से जंगल हो रहे हैं नष्ट, हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं इसमें से जब इसको जलाया जाता है तब, और इसके अलावा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है और उस पॉल्यूशन से आंखों में जलन जैसी प्रॉब्लम्स सामने आई हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में हमारा है कोल। देखिए प्लांट्स और एनिमल्स, इनका बचा हुआ पार्ट, शरीर का हिस्सा, ठीक है। प्लांट होगा तो प्लांट के शरीर का हिस्सा, एनिमल होगा तो एनिमल के शरीर का हिस्सा, जब अर्थ के अंदर बरी हो जाता है और फिर उसके ऊपर काफी सारा प्रेशर लगता है तो वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है इसको, है ना, लॉन्ग प्रोसेस, टेक्स लॉन्ग टाइम। अवेलेबिलिटी इसकी है कम, अवेलेबिलिटी इज लेस। कंजम्पशन इज हायर, यूज करने वाले ज्यादा है, यूज हो ज्यादा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। इसका जो मतलब इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है, ठीक है। और कंजर्वेशन और इसका रिजर्वेशन जरूरी हो गया है। अगर इसको अब नहीं बचाया गया तो फिर हमारे आने वाली जनरेशन तो फॉसिल फ्यूल तो कभी देख भी नहीं पाएंगी। आने वाले 200-300 साल बाद फॉसिल फ्यूल तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा अगर इस तरह से यूज होता रहा जैसे अभी यूज हो रहा है, ठीक है। अब फॉसिल फ्यूल में फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं हमारा है कोल। कोल इंडिया में कोल सबसे ज्यादा अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बताया फॉसिल फ्यूल होता क्या है। अब फॉसिल फ्यूल का पार्ट बता रही हूं मैं आपको। अब फॉसिल फ्यूल कैसे बन रहा है पता तो चल ही गया आपको, कोल कैसे बन रहा है पता चल गया, कोल एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। इंडिया में अच्छे से अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है। इंडिया में ये अबंडेंटली अवेलेबल है, मतलब काफी सारा प्रेजेंट है, ठीक है। पावर जनरेशन और एनर्जी के लिए काम में आता है। पावर जनरेशन या एनर्जी जनरेशन, ठीक है। काम कहां में आ रहा है, इंडस्ट्रीज में। पहले आपको पता हो तो हमारे जो इंजन्स होते थे गाड़ी के, ट्रेन के, वो कोल से चलते थे। काली काली धुआं ऊपर से निकलती रहती थी और आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में शायद देखा होगा कि ऐसे एक फावड़ा सा होता है, उससे ऐसे उठा उठा करके वो बार बार उसको भट्टी में डाल रहे होते हैं। जितना ज्यादा आप कोल डालोगे गाड़ी उतनी तेजी से चलने लगेगी, है ना। और अगर आपको उसकी स्पीड कम करनी है तो उसमें से कोल निकाल करके इधर साइड में रख लेते थे ताकि
स्पीड जो है गाड़ी की वो कम हो जाए, और जब वो कोल बर्न आउट हो जाता था तब उसमें वापस से और कोल ऐड कर दिया जाता था। जब कोल ऐड करते थे तो स्पीड वापस से बढ़ने लगती थी। ठीक है, इस तरह से हम कोल का इस्तेमाल करते थे, और अब हमने कोल का इस्तेमाल तो करना बंद कर दिया, इलेक्ट्रिक वायर्स लगा दिए पूरे, अब उससे ही हमारी ट्रेन वगैरह चलती हैं। ठीक है, और देखिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी काम होता है इसका। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है उसमें हम इसको क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। कोल से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो हमारी कहलाएगी थर्मल एनर्जी। अब देखिए कोल के फायदे और कोल के नुकसान देखते हैं। और कोल के ना 4 पार्ट होते हैं, कोल ना 4 तरीके का होता है, पीट, इल्यूमिनाइट, पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस एंड एंथ्रासाइट। ठीक है, ये 4 पार्ट होते हैं इसके, पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस एंड एंथ्रासाइट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जाती है वो थर्मल एनर्जी कहती है। आप देखिए चाइना, इंडिया, यूएसए, यूक्रेन, पोलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा एंड जर्मनी, इन सब जगह पर कोल अवेलेबल है। ठीक है, आप देखिए एडवांटेजेस तो मैंने अभी आपको बता ही दिए, इंडिया में काफी अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी एक तो इसका एडवांटेज। ठीक है, 50% हमारी एनर्जी का सोर्स है, काफी ज्यादा यूज होता है, इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। अब देखिए आपने देखा होगा प्रेस करने वाली जो लेडी होती है, जो मतलब जो आयरन करके देती है ना अपने कपड़ों पर, वो पुराने जमाने की एक आयरन को यूज करती है ना, लोहे की बनी होती है, उसमें ऐसे वो खुल जाती है, उसमें अंदर कोयला भर दिया जाता है, गरम गरम कोयला, फिर उससे वो प्रेस करती है ना। आज तक भी उसी मेथड का यूज किया जाता है उन लोगों के, है ना। अब देखिए सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए कोल को ट्रैवल कर पाना आसान नहीं है, एक तो वो भारी होता है और थोड़ा बल्की होता है, हैवी, और ठीक है, तो उसको हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम होती है। सेकेंडली वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वापस से यूज नहीं कर सकते, एक बार यूज किया और खत्म। तीसरा ऐश छोड़ता है, वो राख छोड़ता है, ठीक है, एक रेजिड्यू छोड़ता है ऐश, ठीक है। और वही चीज ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, खराब है, ठीक है। ये हो गया हमारा कोल। अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम की, ठीक है। पेट्रोलियम जो है वो हमारा, सबसे पहली बात तो हम इसे पूरा मशीनरी के साथ और काफी सारे मेहनत के बाद इसे जमीन के कुछ लेयर्स को ड्रिल करके, जहां पर ऑयल अवेलेबल होता है पहले पता करके वहां से निकालते हैं। और ये कोस्टल एरियाज में ज्यादा मिलता है। कोस्टल एरिया मतलब हमारे हो गए समुद्र के आसपास वाला एरिया, ठीक है। तो पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑयल की फॉर्म में निकलता है जमीन के अंदर से, ठीक है। इनसाइड अर्थ, जमीन के अंदर से निकलता है, ऑयल फॉर्म,
ऑयल की जैसी फॉर्म में होता है और ऑफशोर्स पे मिलता है, मतलब समुद्र के किनारे, और ये भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है और ये एक फॉसिल फ्यूल है। ये भी जानवरों और प्लांट्स की और अर्थ के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उससे मिलकर के बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं पेट्रोलियम के? पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम जेली जो होती है ना हमारी, वैसलीन जिसे हम बोलते हैं, वो भी इसमें से ही निकलती है। इसका ये प्रोडक्ट है। कैरोसिन, वैक्स, ल्यूब्रिकेंट्स, ये सारे इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। पेट्रोलियम जब निकलता है तो हम उससे ये चीजें फॉर्म कर सकते हैं। उसकी पेट्रोलियम को रिफाइन करने की, पेट्रोलियम को छानने की, उससे पेट्रोल बनाने की एक पूरी प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में हमें पेट्रोलियम जेली भी मिलती है, कैरोसिन भी मिलता है, डीजल भी मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है, वैक्स भी मिलता है, और जो ल्यूब्रिकेंट होते हैं, ग्रीस जिसे बोलते हैं ना, ग्रीस लगाते हैं हम अपनी साइकिल की चेन वगैरह में और इन सब चीजों में सॉरी, वो भी हमें यहीं से मिलता है, ठीक है। तो एक बार पेट्रोलियम की हमने पता कर लिया कि यहाँ पर पेट्रोलियम अवेलेबल है, तो हमें ये सब चीजें आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब एक बार यूज किया और खत्म, और क्योंकि एक फॉसिल फ्यूल है तो इसको बनने में कितने करोड़ों साल लगेंगे, ठीक है। तो अब कोई चीज जो वापस से यूज कर नहीं सकते, बनने में उसको लगते हैं करोड़ों साल, ऊपर से उसको अर्थ के नीचे से बहुत ज्यादा खुदाई करके निकालना पड़ता है, तो ये हो गए हमारे कांस्टेंट डिसएडवांटेजेस हो गए, ठीक है, कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। और इसके एडवांटेजेस क्या हो गए कि एक तो इसको आसानी से इधर से उधर ले जाया जा सकता है, एक बार पता करने पर हमें इतनी सारी इसके बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, है ना। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल जो होता है ना, उसका जीरो वेस्टेज होता है, मतलब आखिरी बूंद तक काम में आती है। आप कभी देखेंगे ना, जब आपकी गाड़ी बोलेगी कि पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका है, पेट्रोल खत्म होने के बाद वो बंद हो जाती है, तब आप अगर टंकी खोल कर देखोगे ना, उसमें एक बूंद भी पेट्रोल नहीं होगा, वो आखिरी बूंद तक अपना गाड़ी को रन करता रहता है, फिर बिल्कुल खत्म हो जाने पर ही गाड़ी बंद होती है, ठीक है। ओके, उसके अलावा पेट्रोलियम रिफाइनरी जो होती है वो बहुत सारी चीजों में काम में आती है। पेट्रोल कितना ज्यादा काम में आता है, डीजल, ये देखो पेट्रोल तो हमारी कार वगैरह में काम में आता है, गाड़ी वगैरह में। डीजल हमारे ना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी बहुत काम में आता है, जो पंप्स वगैरह होते हैं ना, जो पानी फेंकते हैं, उनको चलाने के लिए हम जनरेटर्स यूज करते हैं, उनमें क्या भरते हैं हम, डीजल भरते हैं। पेट्रोलियम हमारे ऊपर से बहुत सारे काम आता है, जैसे पेट्रोलियम जेली हो गई। वैक्स जो होता है ये एक्चुअली वो बी वैक्स नहीं है, ये खाने वाला नहीं होता, लेकिन किसी भी चीज को सॉफ्ट बनाने के लिए और इन सब चीजों के लिए ल्यूब्रिकेंट और वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप देखिए इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। एक तो ये नॉन रिन्यूएबल है, फॉसिल फ्यूल है, और इनसाइड अर्थ बहुत मुश्किल से मिलता है। दूसरी बात ये चीज ये है कि जो पेट्रोलियम होता है उसको, उसके एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट जो है वो हैवी होती है, हाई एक्सट्रैक्शन कॉस्ट, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, एग्जॉस्ट हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल है, बनने में लगता है टाइम, तो ये होगा इसके डिसएडवांटेजेस। और सबसे बड़ी बात वही सेम, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं इससे, जो कि क्या करती हैं, बर्बाद करती हैं हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को। ये हो गया हमारा पेट्रोलियम। अब हम बात करेंगे नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस भी एक पेट्रोलियम का ही बाय प्रोडक्ट है, जहां हमें
पेट्रोलियम मिलती है, वहीं हमें नेचुरल गैस भी मिलता है और ये क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, मतलब बहुत इजीली क्लीन फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, या तो ये पेट्रोलियम के साथ मिलेगा विद और विदाउट पेट्रोलियम। ठीक है, क्लीन मिलता है, क्लीन सोर्स। ठीक है, अब इसका यूज देखो, वही एनर्जी रिसोर्स के तौर पे यूज होता है ये इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब इसके इंडिया में देखो कहां कहां मिल रही है, जैसलमेर, त्रिपुरा, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा जो है, और कुछ ऑफशोर एरियाज। ऑफशोर एरियाज मतलब हमारे जहां पर सी शोर है, मतलब जहां पर हमारे समुद्र के तट हैं वहां पर। अब देखो, क्लीन एंड चीपर फ्यूल एडवांटेजेस, क्लीन, चीपर, चीपर किससे है, कोल और पेट्रोलियम से, बाकी वो दोनों क्योंकि महंगे होते हैं। इजीली ट्रांसपोर्टेबल, इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है इसको। ठीक है, और एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी। अब डिसएडवांटेजेस देखो, सबसे पहली बात तो एक्सट्रैक्शन, वही बात है, एक्सट्रैक्शन मुश्किल होता है, पेट्रोलियम का मुश्किल है तो नेचुरल गैस का भी मुश्किल होगा, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कोई भी अगर है, चाहे वो कितने ही फायदे दे रही हो, उसको यूज करना खतरनाक है। आप किसी भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करते जाओगे वो हो जाएगी खत्म, उसको बनने में लगते हैं करोड़ों साल। अब अपने पास करोड़ों साल है नहीं, है ना। पहले के लोग तो क्या इन चीजों को यूज नहीं करते थे तो करोड़ों साल मिल गए, है ना। अब से करोड़ साल तक तो चांस ही नहीं है कि हम वेट करें, हमारे पास और एनर्जी के सोर्स ही नहीं बचेंगे। तो करना ये है कि वो एनर्जी जो फ्री में और लगातार मिल रही है, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, उनको करो यूज, इनको कर दो बिल्कुल यूज करना कम। ठीक है, उससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें हमारी बच जाएंगी, हमारे आने वाले फ्यूचर के लोगों के लिए बच जाएंगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हाइडल पावर। हाइडल पावर जो होता है हमारा, वो होता है वाटर को यूज करते हुए, वाटर को यूज करते हुए एनर्जी जनरेट करना, और एनर्जी में भी क्या, इलेक्ट्रिसिटी, वो होता है हमारा हाइडल पावर। देखो, जैसे कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, उनमें से एक है दामोदर वैली प्रोजेक्ट, सुना होगा आपने इसका नाम। यहां पर क्या करते हैं, हम एक डैम बनाते हैं, एक रिवर है वो ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, यहां पर हमने एक डैम बना दिया, यहां पर लगा दिए गेट्स, ठीक है, यहां पर लगा दी मशीनरी, एक डायनामो, शाफ्ट्स वगैरह लगा दिए, ठीक है। अब जब यहां से गेट्स ओपन करेंगे तो ये ऊपर बहाव से नीचे आकर गिरेगा, ये होगा रोटेट, और इस रोटेट करने के साथ हम यहां पर केबल्स लगाकर एनर्जी को स्टोर करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइडल पावर। क्लियर? अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहली चीज है रिन्यूएबल है, वापस से पानी भरा वापस से बना लो, बनाते जाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमिकल हो जाता है बाद में। पहले इसको एक बार इसको सेटअप करने में, थोड़ी मशीनरी वगैरह लगाने में थोड़ा सा पैसा लगेगा, बाद में ये सिर्फ फायदा ही देती है, ठीक है। और
इको फ्रेंडली, सबसे बड़ी बात, कोई आपके एनवायरनमेंट को ग्रीन हाउस गैसेस नहीं दे रही, कोई स्मोक नहीं प्रोड्यूस कर रही, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ रही। जैसे पहले कोल तो ऐश छोड़ रहा था ना, अपने राख छोड़ रहा था, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात तो शुरू में एक बार कॉस्ट ज़्यादा लगती है ना, सेटअप करने में। इसके बाद वहाँ जो कम्युनिटीज रह रही हैं उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ तो पानी बहाएंगे, अब हम पानी बहाएंगे तो लोग तो बह जाएंगे, तो इसलिए हमें वहाँ से उन लोगों को हटाना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या है, फॉरेस्ट काटने पड़ते हैं थोड़ा सा सेटअप करने के लिए, और जो बायोडाइवर्सिटी है, जैसे जंगलों वगैरह में लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी ये भी चीजें सब डिस्टर्ब होती हैं, जानवर, फॉरेस्ट, उसके अलावा वहाँ पानी के बहाव को रोकना भी एक अननेचुरल चीज है, मतलब कि नेचुरल नहीं है। पानी बहते हुए पानी को रोक रहे हो आप, फिर उसको यूज कर रहे हो, लेकिन ये बाकी गैसेस को यूज करने से, कोल, पेट्रोलियम, उनसे तो बेहतर ही है। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइडल पावर। अब हम बात करेंगे हमारी मोस्ट फेवरेट एनर्जी, सोलर एनर्जी। ठीक है, अब इसके मुझे नहीं लगता कोई डिसएडवांटेजेस होंगे, फिर भी दे तो रखे होंगे, मगर ये सबसे बेस्ट एनर्जी है यूज करने के लिए। सन से मिलती है, रिन्यूएबल है, ऑल डे प्रेजेंट रहती है, दिन भर पूरे टाइम। ठीक है, इंडिया के पास तो बहुत अवेलेबिलिटी है, क्योंकि इंडिया इक्वेटर के पास में जो भी कंट्री होती है, जो भी जगह होती है, वहां पड़ती है धूप बहुत ज्यादा। अब जैसे आप राजस्थान में देख सकते हो, राजस्थान में, गुजरात में, यहाँ पर कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी क्यों पड़ रही है? सन की वजह से। सन की रेज अगर हम यूज करने लग जाएंगे तो हमारे लिए एनर्जी की तो मतलब कमी ही नहीं रहेगी। कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती है, नो पॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गए हमारे सोलर एनर्जी के बेनिफिट्स। सोलर एनर्जी होती क्या है ये तो आपको पता ही है, एक ऐसे पैनल लगा दिया जाता है, यहां पर पीछे इसके एनर्जी स्टोर करने के लिए कुछ फॉर्म्स लगा दिए जाते हैं, राइट। उसके बाद ये एनर्जी को पूरा स्टोर कर लेता है, और फिर आप इसमें पैनल्स लगे होते हैं, ऐसे खांचे बने होते हैं, ब्लॉक्स टाइप, देखा हो अगर आपने तो। ठीक है, यहाँ पर धूप पड़ती है, सूरज की रेस पड़ती है, ये गर्म होकर के इसमें एनर्जी को पूरा कन्वर्ट करके स्टोर करने लग जाती है। आजकल आपने देखा होगा जो रोड लाइट्स होती हैं हाईवेज वगैरह पे, उनको भी एलईडी बना दिया गया है, और वो टोटली सोलर पैनल पे रन करती हैं। जैसे ये कोई खंबा है, ठीक है, यहाँ पर ये लाइट लगी हुई है, तो यहाँ पर इस जगह पर ना सोलर पैनल लगा हुआ होता है, यहाँ पर सन की रेस पड़ती है, दिन भर चार्ज होता है और रात भर जलता है। ठीक है, अब देखिए इसके सिर्फ दो ही डिसएडवांटेजेस, और वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल कुछ नहीं है, मतलब बस बता दिया गया है। देखो, सबसे पहली चीज तो एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है शुरू में, बाकी एक बार इसका इम्प्लीमेंट होने लग जाए फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकेंडली, जो सनलाइट है वो बिखरे हुए आती है एक साथ, उसको ऐसे नहीं कर सकते कि एक जगह इकट्ठा कर लें फिर उस पर सीधे डाल दें, ऐसा नहीं होता, बिखरी हुई होती है ना, शैटर्ड होती है।
तो थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ी सी तो क्या मतलब काफी सारी एनर्जी इधर, जैसे हमने यहाँ लगाया, अब यहाँ धूप ही नहीं आ रही, फायदा ही नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं ऐसी जगह लगाते। अब लेकिन यहाँ तो सिर्फ जहां जहां ये है वहां वहां सनलाइट को इकट्ठा करेगा, यहाँ जो सनलाइट आ रही है उसको नहीं करेगा, ये वाली जो सनलाइट है। तो ये बताया गया है कि शैटर्ड होती है सनलाइट, इसलिए बहुत सारा तो वेस्ट हो जाता है, उसको हम यूज नहीं कर पाते। ठीक है, बस ये बात बताई गई है, इसमें और कुछ भी नहीं है। सोलर एनर्जी सबसे बेस्ट एनर्जी है टू यूज, फ्यूचर में इसका ही यूज होना चाहिए और हो रहा भी है काफी हद तक। ठीक है, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू क्लास।